एसोसिएट IS-28 इसमें लगता है हम इसको करते हैं कंसोलिडेशन में। जब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की और हम जब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, जब कंसोलिडेशन बना रहे होते हैं, इसमें रूल याद रखिएगा कि कंसोलिडेशन एज इट इज पेरेंट और सब्सिडी की बैलेंस शीट में करनी ही करनी है। कैसे? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इक्विटी एंड रिजर्व्स, CRE, NCI, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, OCI, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम। ये दोनों जब जब एसोसिएट साथ हो ये बनेगी ही बनेगी। यानी कि आपने जो पहला स्टेप परफॉर्म करना है वो कंसोलिडेशन है, यानी कि पेरेंट और सब्सिडी, पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर किया है, ये स्टेप परफॉर्म होगा ही होगा। अब एसोसिएट क्या है? पेरेंट जब सब्सिडी को एक्वायर करता है, जब मोर देन 50% शेयर खरीदता है तो हम कंसोलिडेशन करते हैं। एसोसिएट क्या होता है? 20 से 50% के दरमियान अगर एक्विजिशन करेंगे वो एसोसिएट होता है। एसोसिएट की अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो एसोसिएट की अकाउंटिंग से दो चीजें हैं। एक यहाँ पे फिगर आएगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एक यहाँ पे आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एसोसिएट। इसका मतलब है इसकी जब हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे, दो टी अकाउंट है। पहला है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, दूसरा है शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एसोसिएट। जब जब हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे ये दोनों बनेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट चला जाएगा नॉन करंट एसेट में और शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस चला जाएगा CRE। बैलेंस शीट जब बना रहे होंगे, बैलेंस शीट जब बना रहे होंगे उसमें ये दोनों टी अकाउंट बनेंगे। जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो प्रॉफिट या लॉस को पोस्ट करने के लिए हमारे पास रिटेन अर्निंग है, बट जब इनकम स्टेटमेंट बनाते थे यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटीज को पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक टी अकाउंट बनेगा। कुल मिला के जो अकाउंटिंग है एसोसिएट्स की वो दो टी अकाउंट है। जब हम बात करेंगे सिर्फ एसोसिएट से रिलेटेड हर चीज की, इसकी बैलेंस शीट होगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और इसकी इनकम स्टेटमेंट होगी शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एसोसिएट। कुल मिला के हमारी ये अकाउंटिंग है। बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये दोनों चीजें उठ के आ जाएंगी यहाँ पे और यहाँ पे। जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एक चीज उठ के आ जाएगी यहाँ। ये इसका ओवरऑल थीम है। जी भाई, कुछ समझ तो नहीं आया? सर आपने स्टार्टिंग में कहा कि एसोसिएट्स में दोनों बनानी है, तो ये फिर आप कह रहे हैं कि अगर बैलेंस शीट हो रहा है सही, मतलब गिवन होगा कि या बैलेंस शीट बनानी है या इनकम स्टेटमेंट या दोनों, ये बताया होगा। नहीं, गलत पहुंचे। मैं बताता हूँ ये इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाने का मतलब क्या है, पहले ये इसको समझ लें। जब आप कंसोलिडेशन का सवाल देखेंगे उसमें उसने पूछा होगा जी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए या इनकम स्टेटमेंट। अगर वो कहता है बैलेंस शीट बनाए तो पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट जब बनाएंगे उसमें ये भी करना होगा। जब रिक्वायरमेंट होगी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाए तो पेरेंट और सब्सिडी की जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें ये हेड भी कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है
एसोसिएट को लेकर ये दोनों चीजें हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, ये कहाँ पे पुट होगा ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट में बैलेंस शीट मांगी हुई है, इनकम स्टेटमेंट, ये क्या है, पेरेंट और सब्सिडरी की, पेरेंट और सब्सिडरी की। तो पेरेंट और सब्सिडी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट होगी या इनकम स्टेटमेंट होगी। इन दोनों में एसोसिएट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होगी, अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये दोनों टी अकाउंट कैलकुलेट करेंगे, अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एक टी अकाउंट कैलकुलेट करेंगे। जी अब ईमान। यस सर, क्लियर। जी किसी और को कोई सवाल? हाँ जी मुताल। No, sir, no question. ओके, अब चूंकि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, अब हम सिर्फ एसोसिएट पे फोकस करते हैं। जब एक पेरेंट एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो एंट्री करेगा इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट डेबिट, बैंक क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे दो टी अकाउंट बना लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट यानी कि बैलेंस शीट ऑफ एसोसिएट, शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एसोसिएट मींस इनकम स्टेटमेंट या सीआर। हम दोनों को समझेंगे, बाकी हमने ये देख लिया है कि अगर बैलेंस शीट होगी दोनों टी अकाउंट बनेंगे, इनकम स्टेटमेंट होगी दूसरे भी टी अकाउंट बनेगा। समझने के लिए हमने दोनों को समझना है। इन्वेस्टमेंट की पेरेंट ने एसोसिएट में हम एंट्री कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। ओके, यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट। यहाँ पे एक चीज मजीद याद रख लें, क्योंकि जब मैंने कहा कि सिर्फ दो टी अकाउंट बनेंगे, एक बैलेंस यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा, इट मींस जैसे हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मर्ज करते थे, यहाँ पे कोई मर्ज नहीं होगा। जब कोई मर्ज नहीं होगा, ना बैलेंस शीट ना इनकम स्टेटमेंट, जब कोई मर्ज नहीं होगा तो एनसीए का कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। ये दो बातें भी याद रखनी है, क्योंकि एनसीए का कॉन्सेप्ट और मर्ज करना पेरेंट और सब्सिडरी से रिलेटेड है, वो हम मर्ज करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना रहे होंगे। जब हम एसोसिएट की बात करेंगे तो उसके सिर्फ दो टी अकाउंट बनेंगे, वो पेरेंट और सब्सिडरी की जो बनाई हुई कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है, वहां पे जाके एक एक हेड के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे या प्रेजेंट हो जाएंगे। जी कोई कंफ्यूजन? No, sir, no confusion. ओके, इसमें एसोसिएट की अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप होगा गुडविल। गुडविल वैसे कैलकुलेट करोगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, उसका शेयर कैपिटल रिजर्व, जैसे 100% बैलेंस शीट में सब्सिडरी की गुडविल हमने कैलकुलेट किया है, 100% वैसे ही कैलकुलेट होगा। अब डाटा जाहिर है एसोसिएट का डाटा होगा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो होगी। अब यहाँ पे जो शेयर कैपिटल रिजर्व्स है, जितने परसेंट, लेट्स से हमने 35% इन्वेस्ट किया है, तो उसका जो शेयर कैपिटल होगा उसके साथ 35% लगेगा, उसके जो रिजर्व्स होंगे, रिजर्व्स कैसे बनेंगे, वैसे ही बनेंगे 35%, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो गुडविल आ जाएगी। अगर तो गुडविल पॉजिटिव है तो इग्नोर करें, क्योंकि हम बैलेंस शीट मार्जिन तो कर नहीं रहे। नेगेटिव आएगी तो यस। जब गुडविल नेगेटिव आएगी इसकी एंट्री होगी, ये हमेशा फर्स्ट स्टेप है, आपने गुडविल चेक करना। अनटिल अनलेस गुडविल कैलकुलेट करने का डाटा ना हो, मतलब कि शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन ही नहीं एसोसिएट की, तो आप इसका एक नोट दे देंगे, जी मैंने पहला स्टेप के तौर पे गुडविल कैलकुलेट करनी थी, बट उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम उसको ये नोट देके इग्नोर कर रहे हैं। बट अगर डाटा है गुडविल कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव आ जाता है तो इग्नोर, नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल।
कोई इतराज? जी भाई, कोई इतराज? No, sir. हाँ जी माँ। सो बेसिकली गुडविल आएगी तो फिर तो बस गुडविल रिकॉर्ड करेंगे ना। गुडविल बच्चे पॉजिटिव आएगी तो गुडविल एसेट है ना, इंटेंजिबल एसेट, तो वो हम बैलेंस शीट को मर्ज कर नहीं रहे इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव में इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर क्रेडिट। ओके नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है प्रॉफिट या लॉस। यानी कि मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब जब इन्वेस्टमेंट होगी, जब जब इन्वेस्टमेंट होगी, ये लाजमी होगा, ये भी हो सकता है और ये होगा, एटलीस्ट इतना आएगा। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फिगर होगी, गुडविल नेगेटिव आ सकती है, प्रॉफिट या लॉस होगा, ये तीन एटलीस्ट होंगे, तीन एटलीस्ट होंगे। गुडविल में मैंने बता दिया डाटा अगर होगा तो यूज कर लें, डाटा नहीं होगा तो इग्नोर कर दें। तो क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले हमने गुडविल की एडजस्टमेंट समझी, अब हम प्रॉफिट या लॉस के ऊपर आते हैं। अगर तो प्रॉफिट आता है, एक चीज मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, याद रखिएगा, हर चीज पे परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगी एक्सेप्ट इम्पेयरमेंट। इसको जरा पल्ले बांध लीजिएगा। प्रॉफिट 100 रुपए आया, मेरी 35% इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर क्रेडिट। अगर 100 रुपए लॉस है, शेयर डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो हर चीज पे, क्योंकि जो उसका टोटल है उसमें मेरा कितना हिस्सा है, वो उतना हिस्सा है जितना मैंने इन्वेस्टमेंट की। तो प्रॉफिट के ऊपर मैं क्या करूंगा, ये एंट्री करूंगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर क्रेडिट, ये प्रॉफिट की एंट्री कर दूंगा। लॉस की एंट्री क्या करूंगा, शेयर डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जी जी दोस्तों, ये बताया मैंने। सर ठीक है, सर ये प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चे, उसकी इनकम स्टेटमेंट का डाटा गिवन होगा तभी तो कर रहे होंगे ना। ये एक लाइन लिखी होगी नीचे कितना प्रॉफिट है, ये पूरी इनकम स्टेटमेंट होगी उसकी, उसके एंड वाले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठा लेंगे। क्लियर है सर बाकी। इसी तरीके से अगर ओसीआई आता है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर क्रेडिट, ओसीआई भी हो सकता है, फिर परेशान नहीं होना, सर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ओसीआई का क्या करना है। जैसे प्रॉफिट का करते हैं वैसे ही ओसीआई का करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निकल चीज वो दे सकता है, क्या भला, वो टोटल रिटेन नहीं दे देगा, हमें पता है, हमने बैलेंस शीट में क्या पढ़ा है, हमने बैलेंस शीट में ये पढ़ा है। यहाँ पे जो मेरा हिस्सा है, यहाँ पे जो मेरा हिस्सा है। अब ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, अगर मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो मैंने इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हुए पढ़ा है ये है। लेकिन अगर बैलेंस शीट है तो ये दोनों रेलिवेंट है। बैलेंस शीट, जब हमने सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ी थी तो हम इसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई करते थे, एसोसिएट में भी ऐसे करेंगे। लेट्स से ये 200 है, 70 इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर सीआरई क्रेडिट 70 से। दूसरे केस में यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, सीआरई या शेयर क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी भी यही एंट्री होगी। ये दो अलग अलग करके इसलिए बता रहा हूँ, जैसे हमने इनकम स्टेटमेंट में किया भाई, इनकम स्टेटमेंट में हम करंट ईयर बना रहे, तो फिर मुझे सिर्फ ये चाहिए होगा। अगर टोटल रिजर्व्स हो तो मुझे ये ब्रेकअप करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर करंट प्रॉफिट गिवन है
या इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, तो फिर जैसे मैंने इनकम स्टेटमेंट में किया एग्जैक्टली वैसे करूंगा कि मैं प्रॉफिट की फिगर लिख लूंगा, उसमें प्लस माइनस करूंगा, जो आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम एसोसिएट क्रेडिट कर दूंगा। तो ये भी प्रॉफिट की एंट्री है जैसे हमने यहाँ पे एंट्री की। जी भाई, अगर बैलेंस शीट आती हो तो सब आप लिंक कर सकते हैं। जी भाई, जी हेलो, ठीक है सर। कभी कभी ऐसा होगा कुछ प्रीवियस ईयर के लॉसेज हैं, प्रीवियस ईयर के, उसकी अकाउंटिंग नहीं हुई, वो हमें पता है क्या अकाउंटिंग करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त है जब ये अनअकाउंटेड है। अगर पिछले साल के लॉस है उसकी एंट्री होगी फिर तो मसला ही कोई नहीं है, बट अगर ये अनअकाउंटेड है तब हम उसकी ये एंट्री भी पोस्ट करते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है प्रॉफिट में से ये लॉस एडजस्ट करें, जो नेट प्रॉफिट आता है उसकी हम एंट्री कर दें। बेसिकली क्या हुआ, अगर लेट से ये 250 है, ये 50 है, 235 रुपए रेट है, तो ये आ जाएगा 70 से। अगर अलग अलग करते हैं लॉस का, ये एंट्री होगी, और प्रॉफिट की क्या एंट्री होगी, नहीं प्रॉफिट की एंट्री होगी, इन दोनों को जब नेट करेंगे तो ये एंट्री बन जाएगी। यानी कि आप लॉस और प्रॉफिट की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, प्रॉफिट में से लॉस एडजस्ट करके नेट प्रॉफिट की एंट्री भी कर सकते हैं। एक ही बात है, दोनों तरफ नेट करेंगे तो यही एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट 85 माइनस 1570 और शेयर 85 माइनस 1570। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप दोनों कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये करता हूं तो इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर क्रेडिट, और अगर अलग अलग करना है तो दोनों एंट्री को पोस्ट करेंगे तो नेट करके यही रिजल्ट बन रहे होंगे। जी जी बच्चों, हाँ जी, मुताल, ईमान, ठीक है सर। अब्दुल मुताल किधर चले गए हो? हाँ जी, और कोई? मानू, जहाजेब, सुहेल, ओके। डिविडेंड अभी हमने डिविडेंड हमने इनकम स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली वही लॉजिक होगी। अगर पेरेंट ने रिकॉर्ड किया है उसको रिवर्स करेंगे, एंट्री का सीक्वेंस, एंट्री का स्ट्रक्चर, और रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, बैंक टू रिसीवेबल, फिर सब्सिडी ने एक्सपेंस टू पेबल, पेबल टू बैंक, सब्सिडी चेंजेस इन इक्विटी में इसको पुट करता है एक्सपेंस को पेरेंट इनकम स्टेटमेंट में। अब पेरेंट ने जितनी इनकम रिकॉर्ड की है जो एसोसिएट्स है, मुझे पता है, अगर तो वो फाइनल निकाल के दे देंगे इतना उससे मिला है या टोटल उसको मिला है, या टोटल एसोसिएट ने इतना अनाउंस किया है, उसमें जितना पेरेंट का शेयर है, पेरेंट का शेयर अगर उन्होंने निकाल के दिया हुआ है तब आप ये एंट्री करोगे। अगर उन्होंने टोटल एसोसिएट का डिविडेंड अनाउंस दिया हुआ है तो उसमें पेरेंट का शेयर निकाल लेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो थीम है, वो सारे का सारा वही रहेगा, यानी कि शेयर डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। जी भाई, जी दोस्तों, ठीक है सर। इम्पेयरमेंट की बात करते हैं
इम्पेयरमेंट मैंने कहा था कि हर चीज पे परसेंटेज इम्पेयरमेंट इसलिए परसेंटेज नहीं है, ये 100% जो एसोसिएट के ऊपर इन्वेस्ट हुआ उसी की ये एक्सपेंस होता है। शेयर डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, शेयर डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, सिर्फ इस पे परसेंटेज नहीं लगानी, बाकी आपने हर चीज पे परसेंटेज लगाना। देन हम आते हैं इसमें जो एक चीज कंफ्यूज करती है बच्चों को, वो है यूआर। यूआरपी 100% वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंस शीट या एसोसिएट में। अगर तो पेरेंट ने एसोसिएट को बेचा है, यूआरपी डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट, और यूआरपी मतलब सीआरई स्टॉक। अगर यही काम एसेट पे हुआ है, पेरेंट ने बेचा है एसोसिएट को, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी। और जाहिर सी बात है परसेंटेज में पहले मेंशन कर चुका हूँ, जितना हमारा शेयर है उतना आ रहा होगा। इस एंट्री को पोस्ट करते हैं यूआरपी डेबिट सीआरई। इसका मतलब जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट चला जाएगा, और अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सीआरई में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट यूआरपी, ये पेरेंट क्या कहते हैं, स्टॉक और एसेट दोनों के लिए होगा। स्टॉक कर लें, एसेट कर लें, फिर डेप्रिसिएशन एसेट की, क्योंकि बाकी तो जा रहा है कहाँ पे, सीआरई। दूसरा सीआरई या इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा या बैलेंस शीट में सीआरई में चला जाएगा। अब जी ये बताएं कोई क्लियर। कंफ्यूजन। दूसरा काम है एसोसिएट जब बेचेगा पेरेंट, बेचने वाला एसोसिएट है शेयर डेबिट अगर स्टॉक बेचता है, एसेट बेचता है, और इसकी जो डेप्रिसिएशन है रिजर्व शेयर। अब गौर करें, ये एक वाहिद जगह है जहां पे बैलेंस शीट के लिए स्टॉक इस्तेमाल हुआ है, एसेट के लिए एसेट इस्तेमाल हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की जगह। अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब एसोसिएट पेरेंट को बेचता है तो ये चीज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आ रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ठीक में नहीं ले जाते, वहां पे लेकर जाते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा एक स्टॉक से, एक एसेट से, और ये बैलेंस शीट में स्टॉक, बैलेंस शीट में एसेट, और यहाँ पे भी बैलेंस शीट में एसेट, तो ये शेयर क्रेडिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन से। बेसिकली एक एक्सेप्शन है कि अगर एसोसिएट बेचेगा पेरेंट को, एसोसिएट अगर बेचेगा पेरेंट को, तो स्टॉक बेचता है या शेयर बेचता है। अब ये बैलेंस शीट में आ रहा है तो ये एक्सेप्शन है जहां पे स्टॉक या एसेट इन प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट आता है। और ये कब कंडीशन है? यूआरपी में, जब एसोसिएट पेरेंट को बेचेगा। ये एक्सेप्शन आपने
याद रखना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट नहीं करना। ये दो जगह हैं, यूआरपीएम स्टॉक, यूआरपीएम एसेट, जब एसोसिएट पेरेंट को सेल करता है तो। अब मेरे पास इस टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इस टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर तुम्हें लेट्स से ये आ गया 10,000, ये आ गया 6,000, अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट बैलेंस शीट में यहाँ पे चला जाएगा 10,000 और सीआरई में चला जाएगा 6,000। अगर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा 6,000, यहाँ पे चला जाएगा 6,000। ये हमारी एसोसिएट की डिस्कशन थी। जी भाई, मुश्किल है जी। अब्दुल मुताब, आफाक, अब्दुल रऊफ, ईमान, जी ईमान, माइक आपका ओपन कर दिया मैंने। सर नहीं क्लियर है सारा। लास्ट जो आपने जिसमें बताई ना डेप्रिसिएशन की, उसमें जो आपने एंट्री का सेकंड डेप्रिसिएशन का सेकंड इम्पैक्ट किया ना, वो पूछना है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं किया? इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट पेज करिएगा, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज ही खोला हुआ है। सर ये हो रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट आपने डेप्रिसिएशन का किया ना, वो पूछना है कि उसमें एंट्री क्या पास किया है जो यूआरपी यूआरपी वाले की में एंट्री ऐसे। करते हैं, यूआरपी की एंट्री जैसे करते हैं वैसे की है ना। सर यूआरपी टू ये एसेट, एसेट टू रिजर्व्स, जो बैलेंस शीट में एंट्री करते हैं वैसे की है ना 100%। ओके सर, इसका रिजर्व का इम्पैक्ट किधर जाएगा? किस चीज का? इन्वेस्टमेंट, ये जो आप 80 के रिजर्व लिखे हैं, ठीक है ठीक है। बच्चे वो शेयर में ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जी आगे, जी समझ आ गया। हाँ जी।